आज हम यहाँ इस वीडियो में लवणों के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें जानेंगे, एक तो लवण का परिवार और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं वो है लवण का पीएच। पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि हम आखिर लवण का निर्माण कैसे कर सकते हैं। हमने कुछ अभिक्रियाओं को पढ़ा है, जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करके बनाता है लवण। वैसे ही हमने एक और अभिक्रिया पढ़ी जिसमें कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करके भी लवण का निर्माण करता है। तो हम लोग एक या एक से ज़्यादा तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को करके किसी लवण को प्राप्त कर सकते हैं, किसी लवण का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का। उदासीनीकरण अभिक्रिया है किसी क्षार और अम्ल की आपस में अभिक्रिया, और इसमें क्या बनता है लवण। जैसे कि यहाँ पर लवण बना सोडियम क्लोराइड और जल। ठीक वैसे ही हम लोग किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराकर भी लवण बना सकते हैं, और इस अभिक्रिया में जो लवण बनता है वो है जिंक क्लोराइड और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो ये दो अभिक्रियाएं हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, जिससे हम लोग किसका निर्माण कर सकते हैं, लवण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं लवण के बारे में। अब लवण जो है ना, उनमें दो तरह के मूलक होते हैं, अर्थात उदाहरण से फिर यहाँ पर एक लवण है सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड को हम देखें ना, तो ये सोडियम क्लोराइड दो तरह के आयन से बना हुआ है, सोडियम धनायन, क्लोराइड ऋणायन। सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, क्लोराइड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश है। तो ये जो ऋण आवेश वाले आयन है ना, यहाँ पर इनको लवण के केस में मूलक कहते हैं। तो ये हो गया धन मूलक सोडियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन हो गया ऋण मूलक, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये ऋण मूलक क्लोरीन, और सोडियम के लिए हम लोग लिखेंगे धन मूलक। अब इनके जो धन मूलक हैं, ऋण मूलक हैं लवण के, इसी के आधार पर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लवण के परिवार के बारे में। हम लोग लिखेंगे लवण परिवार, और ये किस आधार पर होगा, परिवार के सदस्य एक जैसे होते हैं, उनमें समानताएं होती हैं। तो यहाँ पर समानता क्या है, समान धन या समान ऋण मूलक, समान धन या समान ऋण मूलक। उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे बता पाएंगे कि ये एक परिवार के सदस्य हैं। सबसे पहले हम लोग समान धन मूलक वाले लवण का उदाहरण लेंगे। धन मूलक मतलब जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा आयन के ऊपर। हम लोग लेते हैं ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। अगर हम इन चारों के धनायन को देखें ना, तो इन सब में जो धनायन है वो क्या है, सोडियम है, Na+ है। अब क्योंकि सबके धनायन एक ही हैं, सब में सोडियम प्लस है, तो ये जो परिवार है, ये सारे जो लवण हैं वो किसके हुए, एक ही परिवार के हुए, और इस परिवार का क्या नाम हो गया, सोडियम परिवार, सोडियम फैमिली हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इन सबके जो धन मूलक है ना वो एक ही जैसे हैं। क्लियर। अब हम लोग ऋण मूलक के आधार पर समझते हैं कि कैसे वो एक ही परिवार के होंगे। उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं। इन सब के ऋण मूलक कौन से हैं, ध्यान, अगर हम इनको बांटें तो सब में क्लोराइड माइनस आयन ही मिलने वाला है, जबकि इनका जो धनायन है ना वो अलग है। KCl में पोटेशियम धनायन है, जिंक क्लोराइड में जिंक धनायन है, लेकिन इन सब के जो ऋण मूलक है ना वो क्या है, एक ही जैसे हैं। तो क्योंकि इनका ऋण मूलक समान है, क्लोराइड माइनस आयन है, तो इस परिवार का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड परिवार। और ये एक परिवार क्यों है, क्योंकि इनके ऋण मूलक वो एक ही है, वो क्लोराइड है जो सबके लिए समान है। तो अभी हम लोगों ने दो परिवार के बारे में जाना, एक था धन मूलक के आधार पर और दूसरा है लवण के ऋण मूलक के आधार पर।
इसमें क्या होगा कि जो धनायन होगा वो, जैसे उदाहरण में हमने देखा सब में सोडियम था जो भी हम लोगों ने लवण लिया, और ऋण मूलक में जो ऋण आवेशित आयन है ना वो सब में समान होगा, जैसा कि उदाहरण से हमने सीखा। हम लोग इसके बाद जानते हैं कि क्या हम बता सकते हैं कि किसी लवण का निर्माण किस अम्ल या क्षार के मिलने से हुआ है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, लवण है, क्या हम बता सकते हैं कि हमने कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार लिया होगा, या इन कौन से अम्ल और क्षार की आपस की अभिक्रिया से ये सोडियम क्लोराइड बना होगा। इसका अनुमान लगाना आसान है। कैसे करेंगे? पहला स्टेप, हम लोग इनके धनायन को और ऋणायन को अलग अलग लिख लेते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो धनायन है ना वो हमेशा किससे आता है? क्षार से आता है। और जो ऋण आयन है वो हमेशा किसका हिस्सा होता है? अम्ल का हिस्सा होता है। अब क्षार है, क्षार के सूत्र में क्या होता है? OH। तो हम लोग लिख लेंगे क्षार कौन सा हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH लगाकर। अम्ल है, सभी अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है, तो हम लोग इसमें हाइड्रोजन लगाकर लिख लेंगे HCl। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, इन दोनों के मिलने से बना NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। एक और उदाहरण लेते हैं। हम लोग कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि ये जो सॉल्ट है, लवण है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इस बार हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं जिंक सल्फेट, ये है एक सॉल्ट, और हमें पता करना है कि हमने कौन सा एसिड, कौन सा बेस, यानी कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार लिया है। अब इनके धनायन कौन से हैं? जिंक है, ऋणायन क्या है? सल्फेट है, जिंक 2+ सल्फेट 2-। अब जो धनायन है वो कहाँ से आता है? क्षार से, और क्षार की पहचान क्या होती है कि इसके सूत्र में हाइड्रोक्साइड होता है, और अम्ल की क्या पहचान है? उसमें हाइड्रोजन होगा। तो हम लोग SO4 के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे। हमारा अम्ल और क्षार मिल गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो क्षार है वो है जिंक हाइड्रोक्साइड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पता करने के लिए कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ये समझ में आने लगेगा, आसान भी होगा। हम लोग लेते हैं यहाँ पर, जैसे लवण है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसमें भी पता करना है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। इनमें धनायन कौन सा है? कैल्शियम। ऋणायन कौन सा है? ये 2+ होता है, कार्बोनेट। अब जो धनायन है वो किससे आता है? क्षार से आता है ना, और क्षार की पहचान है OH, यानी कि यहाँ पे कौन सा क्षार होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऋणायन किससे आता है? अम्ल से, और अम्ल की पहचान है कि इसमें हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये हो जाएगा H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा अम्ल हम लोगों ने यहाँ पे लिया? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड हो गया, और जो क्षार है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों की अभिक्रिया से बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। बस ध्यान में क्या रखना है कि जो धन मूलक है ना वो आता है क्षार से, और जो ये ऋण मूलक है वो कहाँ से आता है? अम्ल से। क्षार होने से OH लगाएंगे, और अम्ल होने से हम लोग हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं लवण के pH के बारे में। pH के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है किसी अम्ल के लिए, क्षार के लिए और उदासीन विलयन के लिए। ये pH अगर 0 से 7 के बीच में हो तो कोई भी विलयन अम्लीय गुण दिखाता है। अगर ये 7 से 14 के बीच में हो तो विलयन की प्रकृति क्षारकीय होती है, और अगर ये 7 हो, 7 के बराबर, तो विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, यह होता है उदासीन। तो लवण का जो pH है ना वो भी इनमें से कोई भी एक संख्या हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, कि कितनी होगी वो हम लोग सीखते हैं। हम लोग लवण कैसे बना सकते हैं? अभी हमने शुरुआत में पढ़ा कि लवण के लिए हम लोगों को सबसे आसान तो है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाई जाए एक अम्ल और क्षार के बीच, और लवण का निर्माण हो जाए। और दूसरा तरीका क्या है कि कोई धातु लिया जाए, उसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, और यहाँ पर भी बन जाएगा एक लवण। तो हम इन दोनों ही तरीक़ों से लवण बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि लवण का pH किस पर निर्भर करता है। पहली स्थिति है प्रबल अम्ल। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं।
हमने लिया उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अच्छा, ये दोनों होते क्या हैं? प्रबल अम्ल वो हुआ जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, और प्रबल क्षार ठीक इसी प्रकार से जो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। जब इन दोनों से लवण बनता है ना, इनके उदासीनीकरण से अभिक्रिया से, तो ये जो लवण होता है वो क्या होता है? पूरी तरह से उदासीन, और पूरी तरह से उदासीन होने से इसका पीएच मान होगा 7। यानी कि किसी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया में बने लवण का पीएच मान 7 होगा। उदाहरण जैसे कि प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की अभिक्रिया से बनेगा जो लवण पोटेशियम क्लोराइड और साथ में जल। ये जो पोटेशियम क्लोराइड है इसका पीएच मान होगा 7। ये उदासीन लवण होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ही प्रबल हैं। दूसरी स्थिति लेते हैं। क्या होता है जब हम लोग अम्ल जो लेते हैं ना, ये अम्ल है प्रबल, लेकिन जो क्षार हमने लिया वो लिया दुर्बल क्षार। यानी कि इस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रबल है ना, ये ज़्यादा। और क्षार दुर्बल हुआ, यानी कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की जो मात्रा है, सांद्रता है, वो कम हुई। अब ऐसे में जो लवण बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है ना, तो इस तरह का लवण कैसा गुण दिखाता है? अम्ल के जैसा। ये अम्ल नहीं होता, लेकिन इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान ये होता है 7 से कम। क्यों? क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल जो है वो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है। तो किसी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण क्या होता है? अम्लीय, पीएच मान होगा 7 से कम। उदाहरण जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, एक क्षार लेते हैं दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अभिक्रिया होगी और जो लवण बनेगा वो है अमोनियम क्लोराइड साथ में जल। क्योंकि ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण है, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसका पीएच मान कितना होगा? <7। क्लियर? तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति ये कहती है कि अभी हम लोग जो अम्ल लेंगे ना, ये लेंगे दुर्बल अम्ल, और जो क्षार लेंगे वो लेंगे हम लोग प्रबल क्षार। अर्थात अब क्या है कि हाइड्रोजन आयन की संख्या की मात्रा कम है, लेकिन क्षार प्रबल है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा जो है वो अधिक है, ज़्यादा है। यहाँ पर भी अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण, लवण बनेगा। और ये जो लवण है, क्योंकि OH- की मात्रा ज़्यादा है ना, तो ये कैसा शो करेगा अपना बिहेवियर? क्षार के जैसा, और इसका पीएच क्या होगा? <7। ठीक है। उदाहरण, एक दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल CH3COOH, और एक प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर बनेगा जो लवण, उसका नाम है CH3COONA साथ में जल H2O। अब ये जो लवण है ना, इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो क्षार लिया है हमने वो क्षार क्या है? प्रबल, और जो अम्ल लिया है हमने वो क्या था? दुर्बल। तो हम ये सीखते हैं कि किसी भी लवण का जो पीएच है ना, इस लवण का पीएच वो निर्भर करता है कि जो अम्ल लिया गया है वो दुर्बल अम्ल था या प्रबल अम्ल था, और इसके साथ जो क्षार लिया गया था वो प्रबल था या दुर्बल था। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में उपयोग हुए दुर्बल और प्रबल अम्ल क्षार के ऊपर किसी भी लवण का पीएच निर्भर करता है। अगर दोनों ही प्रबल हैं, क्षार और अम्ल दोनों ही प्रबल, तो लवण का पीएच मान होता है 7। अगर अम्ल प्रबल है लेकिन क्षार जो है वो दुर्बल है, दुर्बल क्षार, तो इसका जो पीएच है वो होता है <7। अगला उल्टा केस, अगर अम्ल दुर्बल है लेकिन जो क्षार है ये प्रबल क्षार है, तो जो पीएच मान होगा ये क्या होगा? <7। तो लवण की क्षार का पीएच किस पर निर्भर किया? अम्ल की प्रबलता, क्षार की प्रबलता, या फिर अम्ल की दुर्बलता और क्षार की दुर्बलता पर। तो लवणों के बारे में हमने 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा। एक तो लवण का परिवार, जो इनके समान
ऋण या धन मूलक के आधार पे होता है। दूसरा हमने जाना लवण के पीएच के बारे में। इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन ये है कि आपको सोडियम का तो हमने एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। आपको पोटेशियम धन मूलक का कम से कम इस परिवार के 4 सदस्य लिखने हैं, जिनमें जो धन मूलक है वो क्या हो, पोटेशियम हो। यानी कि पोटेशियम लवण परिवार का 4 एग्जाम्पल लिखना है। ठीक वैसे ही हम लोग सल्फेट, ये ऋण मूलक है, इस ऋण मूलक के परिवार का भी क्या करना है, 4 एग्जाम्पल लिखना है। यानी 4 वैसे लवण जिनमें पोटेशियम धन मूलक हो, 4 वैसे लवण जिनमें सल्फेट ऋण मूलक है। ये उदाहरण लिखना है इनके परिवार का।